नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे श्रद्धा के मर्डरर जिहादी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की। नार्को से पहले आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुकी है। ये सारे टेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट को पुख्ता करना चाहती है और आफ्ताब के कबूलनामे को साक्ष्यों के साथ जोड़कर उसे मजबूत करना चाहती है ताकि उसे अधिकतम सजा दिलवाई जा सके। दिल्ली पुलिस की जांच पूरे मामले को एक हत्या का मामला बनाकर जांच करने और हत्यारे को सजा और श्रद्धा को न्याय दिलाने भर की है। दिल्ली पुलिस को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आफ्ताब जैसी कोई और घटना नहीं हो। दिल्ली पुलिस को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि वो पता करने की कोशिश करे कि आफ्ताब किसी लफ्ज़ जिहादी गैंग का हिस्सा है या नहीं। उसके लिए यह मामला श्रद्धा मर्डर केस का है जिसका कातिल उसने पकड़ लिया है और वो उसे अधिकतम सजा दिलवाकर अपनी फाइल क्लोज कर लेना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के दौरान उससे केवल वही सवाल पूछे जो उसे अपने केस को क्लोज करने और उसे आफ्ताब के कबूलनामे को साबित करने में मदद करती हो। आफ्ताब से ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे गए जिससे उसके नेटवर्क का पता चले, जिससे यह पता चले कि आफ्ताब का कनेक्शन पीएफआई से है या नहीं। ऐसे सवाल भी नहीं पूछे गए जो यह बताता हो कि आफ्ताब जाकिर नाइक के वीडियोस क्यों देखता था। नार्को टेस्ट के दौरान जो सवाल पूछे गए उससे केवल केस को क्लोज करने में मदद मिलेगी। सवालों को यदि लफ्ज़ जिहाद के रैकेट को खत्म करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता तो इससे ना सिर्फ इस रैकेट का खुलासा हो सकता बल्कि श्रद्धा जैसी सैकड़ों लड़कियों की जान भी बचाई जा सकती थी। आज अपने प्रोग्राम में हम नार्को टेस्ट के सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे और अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्यों दिल्ली पुलिस पूरे मामले को श्रद्धा मर्डर केस से आगे कुछ भी मानकर जांच करना नहीं चाहती। क्यों दिल्ली पुलिस आफ्ताब और जाकिर नाइक के रिश्तों की पड़ताल करना नहीं चाहती। क्यों दिल्ली पुलिस आफ्ताब के मुंबई पीएफआई से कनेक्शन के जांच में हाथ डालना नहीं चाहती। क्या दिल्ली पुलिस पर किसी का दबाव है या वह इसे जटिल मामला मानकर खोलने से बचना चाहती है क्योंकि इसके तार बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिन पर दिल्ली पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ वेदभूषण शर्मा जी हैं, एसीपी हैं रिटायर्ड। मौलाना शमसुल हसन अबीदी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर स्वामी चक्रपाणी जी हैं। और इसके अलावा निशा खन्ना है, डॉक्टर निशा खन्ना मनोचिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत निशा खन्ना जी के साथ मैं करना चाहूँगा। निशा खन्ना जी, जिस तरीके से नार्को हुआ, नार्को के पहले जो है पॉलीग्राफी भी हो चुकी है और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं और या कहें जो हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, लाखों दर्शक इस प्रोग्राम को, वो जानना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे होता है। एवरीबॉडी नोज कि नार्को टेस्ट कैसे होता है, लेकिन जिस मना स्थिति में ला करके आफ्ताब से सवाल पूछे गए, क्या जिन सवालों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो सवाल जो पूछे नहीं गए, वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे, वो सवाल अगर पूछे जाते तो शायद दूसरे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता था। मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो सवाल पूछे जाते हैं, चूँकि आप लोगों का अनुभव है, शायद आपने कोई इस तरीके का टेस्ट किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता, क्या जब नार्को टेस्ट के दौरान सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल पहले से तय होते हैं, ये तो है, लेकिन क्या बीच में अगर कोई सवाल वैसा पूछ लिया जाता है तो इससे पेशेंट की मना स्थिति और उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है? क्या कानूनी तौर पे नहीं, आप अगर एक अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे बताएं कि जो व्यक्ति इस टेस्ट के दौरान बताता है क्या वो सच होता है, सच के कितने करीब होता है या बिल्कुल सच ही बोलता है वो? देखिए, बिकॉज़ ये टेस्ट जो है वो सबकॉन्शियस स्टेज में किया जाता है क्योंकि वो उनको पर्टिकुलर तरह का एक इंजेक्शन देने के बाद वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में झूठ बोलने की जो माना जाता है कि इंसान झूठ नहीं बोलेगा। तो जो उसको लगेगा या जो उसने महसूस या उस वक़्त पर्टिकुलर सिचुएशन में किया होगा, वैसा ही वो इंसान बोलेगा। तो नार्को टेस्ट बेसिकली तो पुलिस ने इसीलिए किया है ताकि वो जितने भी सवालों के जवाब कॉन्शियस स्टेज पे नहीं दे पाया, यानी कि चेतन अवस्था में नहीं दे पाया, जब पुलिस ने उससे पूछा, तो शायद इस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेज में वो उन सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाए ताकि वो बाकी चेन ऑफ सबूत्स को पकड़ कर उसको इस केस को अंजाम पर पहुंचा सके ताकि वो फाइनल क्लोजर दे सके। तो मुझे लग रहा है ये सारा, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया था और बहुत लंबा समय चला था पॉलीग्राफी टेस्ट भी, और ये सब करने के बाद मुझे लग रहा है पुलिस को कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ होगा तभी। और मेरे ख्याल से जो टीम ऑफ डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो जो केस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल
से ये तो नहीं कनेक्शन हो जाता। वो पुलिस ज्यादा जानती है, या वो डॉक्टर्स जानते होंगे उन्हें किस तरह के सवाल पूछने थे। मुझे लगता है केस के सिलसिले में जो भी उनको जरूरत लगी होगी उन्होंने वो सवाल पूछे होंगे, और मुझे लग रहा है उन्हें सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट से बहुत सारी चीजें कुछ हद तक क्लियर होती हैं। वो एक मेन सबूत तो नहीं होता, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको चेन ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जी, उसके बाद फिर एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस शायद उसके बयान का इस्तेमाल करती है और एविडेंस कलेक्ट करके जो फाइनल जो है वो चार्जशीट दिया जाता है। एसीपी साहब हमारे साथ हैं वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, मैं तो प्रोसेस के बारे में जो डॉक्टर साहब ने बताया वो तो आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ की जा रही, जैसा कि निशा जी ने भी बताया कि केस से रिलेटेड केस को क्लोज करने के हिसाब से, और जो कबूलनामा है, खासतौर पे इस आफ्ताब के मामले में देखा गया कि आफ्ताब ने जो पहले कबूलनामा दिया था उस कबूलनामे के अनुरूप जो है साक्ष्य जुटाने की कोशिश के क्रम में ये नार्को और पॉलीग्राफी जो है वो की जा रही है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, सिर्फ इसे एक मर्डर का मामला मान करके जांच कर रही है और आफ्ताब को मैक्सिमम सजा दिलवाने की कोशिश कर रही है? ठीक है, एक केस के रूप में अगर उसे देख रही है तो इतना तक तो सही है, लेकिन जिस रैकेट की बात कर रहे हैं हम लोग कि आफ्ताब कोई पहला व्यक्ति नहीं है, एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के जांच करने का तरीका जो है वो अधूरा है, अनमना है? वो केवल एक केस को सॉल्व करने में लगी हुई है, उस रैकेट को सॉल्व करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिससे बहुत सारी श्रद्धाओं के जान जुड़े हुए हैं, बहुत सारी श्रद्धाओं की सांसें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी लड़कियों को बचाया जा सकता है इस चंगुल से। अगर दिल्ली पुलिस के हाथ में जो आफ्ताब लगा है तो शायद अगर उस दिशा में बढ़े दिल्ली पुलिस तो और भी चीज़ें खुलासा कर सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा करना नहीं चाहती। मैं चाहूँगा कि क्यों, आप चूंकि दिल्ली पुलिस में रहे हुए हैं, क्यों पुलिस नहीं ऐसा करना चाहती है? क्या मजबूरियाँ होती है पुलिस की? देखिए मुकेश जी, जो पुलिस की तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है अदालतों के प्रति होती है जी। जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो भी ट्रायल की प्रक्रिया होती है, उसमें पुलिस की जवाबदेही होती है। अब चूंकि ये यदि आप इस केस को शुरू से देखें तो आफ्ताब की और श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप से हुई थी। लव जिहाद उसको माना जाता है कानून के हिसाब से जिसमें लड़का अपना नाम बदल दे। इसका पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। शुरू से उसको पता था लड़की को ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, एक ही शहर के रहने वाले हैं। लंबे समय तक उनकी दोस्ती रही। 2020 में भी उनकी एक मामला, एक कंप्लेंट उन्होंने थाने में की, उसकी भी एक जांच की गई और उसके बाद में कंप्लेंट लड़की ने ही विड्रॉ कर ली। तो ये जो पुलिस की जांच है केवल सबूतों के एविडेंस के आधार पर होती है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में इस तरह के सवाल नहीं किए जाते जो बेसंगिक है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, समाज में या मीडिया में या दूसरे तरीके के लिए कि वो सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर पुलिस को अपना ध्यान केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन पर देना है। यदि अपने ट्रैक से वो हटेंगे तो अदालतें पूछ सकती हैं कि आपने इस तरह के सवाल जो इससे रिलेटेड नहीं थे, जो पब्लिक डोमेन में नहीं थे, किसी जानकारी में नहीं थे, उनको कोर्ट भी खिलाफ भी जाता है, क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज आ ही नहीं रही, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले को लव जिहाद की तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह का कोई भी एलिमेंट अभी तक ना तो पुलिस ने इस तरह की कोई धारा लगाई हुई है, ना कोई डॉक्यूमेंट मिला है, ना कोई सीसीटीवी इस तरह के मिले हैं, ना कोई और सबूत बरामद हुए हैं जो कहीं इशारा करते हो कि ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है, उसने अपना नाम बदला, लड़की को धोखा दिया या दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। तो ये जो तमाम चीजें इसको एक मर्डर की साजिश के तहत, एक प्लान मर्डर के रूप में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि पुलिस अपने ट्रैक से भटक जाएगी, इस तरह की चीजों में चली जाएगी, तो हो सकता है इस केस को डैमेज हो जाए, इस केस का भट्टा बैठ जाए और जो तमाम इन्वेस्टिगेशन सबूत है ही नहीं, उन सबूतों को यदि इकट्ठा करने में लगेंगे तो वो एक पारदर्शिता के साथ नहीं होगी, एक वो हवा बजाय प्रजम्पशन और अजम्पशन वाली बात होगी, जिस पर ना कोर्ट विश्वास करती है हिंदुस्तान की, ना हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि कानून के सिस्टम से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। आप एक दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन 2-3 सवाल मेरे हैं, इसके जवाब भी जनता जानना चाहती है। लव जिहाद का मामला आप इसे माने या ना माने, लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने में क्या मजबूरी है कि वो अगर आफ्ताब के संबंध जाकिर नाइक से हैं या नहीं, जाकिर की वीडियो आफ्ताब देखता था या नहीं, क्या जाकिर की वीडियो को देख करके वो प्रभावित था या नहीं? वो जिहाद को भले आप ना माने, लेकिन ये बात तो उसने कबूल किया ना कि हमें कोई अफसोस नहीं है, मरने के बाद हमें 72 हूर मिलेगी।
तो ये क्या, इसे जिहाद आप नहीं, 72 हूर मिलने वाली बात क्या है? अगर आप श्रद्धा को मार दें तो मुझे कोई अफसोस नहीं, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी तीसरी मिलेगी, उसके बाद चौथी मिलेगी, पांचवी मिलेगी, उसके बाद अगर पुलिस पकड़ लेती है, हमें फांसी चढ़ा देती है, फिर मुझे 72 हूर जो है दूसरी जगह मिल जाएगी, जन्नत में मिल जाएगी। ये सारे जाकिर नायक और उस जैसे जो इस्लामिक जो प्रीचर है वो इस तरीके की बातें करते हैं। ये इस बात को अगर क्वेश्चन में शामिल किया जाता कि आफ्ताब क्या जाकिर नायक के वीडियो देखते थे या नहीं, इससे इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क पड़ता? आपके संबंध आफ्ताब के संबंध पीएफआई से हैं या नहीं है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल अप्रासंगिक होता, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं थी, क्योंकि कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं आई है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कि 72 हूरों वाली कहीं पर कोई बात आई हो, या कहीं पर इस तरह पीएफआई से उसके कनेक्शन कहीं पर आए हो। उसके तमाम कनेक्शन अगर आ गए हैं तब तो वो बताया था, लेकिन आपको जांच कर कहीं नहीं आया, नहीं है वही पर जो चीज नहीं सामने आया है वही चीज तो सामने लाना है। अभी चार्जशीट नहीं आई है, ना 72 हूरों वाली बात कहीं इन्वेस्टिगेशन में आ रही है। ये तमाम सोशल मीडिया और तमाम अपने लोगों की अपने दिमाग की एक उपज कही जा सकती है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये तो 90 दिन के बाद जब चार्जशीट आएगी तब उसमें पता लगेगा कि पीएफआई का कोई एंगल इन्वेस्टिगेशन में आया था, कोई उसके अकाउंट से, या वो जो उसका जो तमाम सोशल मीडिया खगाला जाएगा उसमें जाकिर नाइक से कहीं उसने ये प्रेरणा हासिल की थी। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं और बड़ी सीक्रेट चीजें हैं। ये तमाम चीजें ऐसी नहीं कि एकदम पुलिस तमाम चीजों को डेली ब्रीफिंग दिल्ली पुलिस करे कि अब इसमें ये जांच की जा चुकी है। मतलब आप वेदभूषण जी, आप ये मानते हैं कि अभी भले सामने नहीं आई हो बात ये से, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ने इस पे पूछताछ की हो इस एंगल से? हाँ, वो जब चार्जशीट आएगी तो उसमें पता लगेगा कि किस किस एंगल से जांच की गई थी और क्या क्या सबूत इस मर्डर के पीछे हैं। पुलिस का काम है उसको सजा कराना, तमाम जो एविडेंस है उनको अकाट्य सबूत के रूप में अदालत में पेश करना और अपने केस को मजबूती से आगे बढ़ाना कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये फांसी का केस है, ये आजीवन कारावास है, ये अदालतें डिसाइड करेंगी। और ये इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें आई वो भी कोर्ट को पुलिस जरूर बताएगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट में क्या कहीं जाकिर नाइक से कोई कांटेक्ट के नजर आ रहे हैं, पीएफआई के किसी मेंबर से उसके कांटेक्ट में था या नहीं था, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। अभी उसको एकदम से रिएक्ट करना कि उसमें ये चीजें हो सकती थी तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। एक बहुत ऐसा संभव नहीं है, ना पुलिस के लिए संभव है, ना मेरे लिए संभव है, ना किसी के लिए संभव है। हाँ, डिबेट के लिए जरूर ये एक अच्छा एक विषय हो सकता है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, परंतु जहां तक कानून की बात है, कानून तब एविडेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन, ये जो सारी चीजें वेदभूषण जी, ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये भी आप केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। जब कोई रिपोर्ट मीडिया में आती है तो उनके भी पैरेलल जो उनके पास भी अपने सोर्सेज होते हैं। ये सोर्सेज दिल्ली पुलिस के ही हैं जो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत चीज़ है जो आकर के मीडिया में लोग बता दिया जाए, मतलब बोल दे रहे हैं, या कोई सोशल मीडिया पे आकर के इस तरीके के। मैं इस केस को डे 1 से चेज कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने आज तक अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती है सर, वो सोर्सेज नहीं होते, वो तो ओपन सोर्स है। सोर्स का कोई खुलासा नहीं करता, सोर्स सबके पास होते हैं, सब अपने अपने तरीके से सबके पास अपने सोर्सेज हैं, उन सोर्सों से सब बात करते हैं। चार्जशीट आएगी तो और ज्यादा चीज क्लियर होगी। बिल्कुल, चार्जशीट जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी वेदभूषण जी, तब तो फिर चर्चा ही बात ही खत्म हो जाएगी। क्या पूछा नहीं पूछा सब चीज साफ हो जाएगा। जल्दबाजी में हमें कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब चक्रपाणी जी के पास में, चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है जो वेदभूषण जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल एक मर्डर का केस मान करके इस बात को अगर तफ्तीश करके दिल्ली पुलिस सबूत जुटा करके आफ्ताब को फांसी पर चढ़ा भी देती है तो क्या आपको लगता है कि ये समस्या समाधान हो जाएगा? यहाँ पे आगे से दूसरी श्रद्धा नहीं काटी जाएगी और दूसरी श्रद्धा की बलि नहीं चढ़ेगी? या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करे और बाकी लोगों को भी बचाया जाए? मुकेश जी, देखिए, मूल विषय आपकी बिल्कुल बहुत सही है कि सवाल इस बात का है कि हमारा एक दुर्भाग्य ही है देश का कि यहाँ पे हम मच्छर मारने की तो दवा छिड़कते हैं, लेकिन कभी भी गंदगी पे ध्यान नहीं देते कि जब तक गंदगी सफाई नहीं होगी तब तक ये मच्छर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि अगर गंदगी साफ हो जाए तो मच्छर लगेंगे ही नहीं। वही हालात है, हम एक एक अपराधियों को अगर ऐसे सजा देते रहे तो ये तो जिहाद करते रहेंगे और सजा देते रहेंगे और हमारी बेटियां इसी तरह शहीद होती जाएंगी, मारी जाती रहेंगी। सवाल यह है कि हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, किन जिहादियों से जुड़े हैं, और जिहादियों का रूप कई होता है, जैसे क्राइम का रूप है उसी प्रकार
सरकार। ऐसा नहीं कि हर जिहादी या हर लव जिहादी जो है वो अपना नाम गुड्डू राजू बदल के ही जाता हो। कई बार ऐसे होते हैं कि वो अपने युवतियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो लड़की भी जानती है कि मुस्लिम है, सालों भर तक रहते हैं। आप देखिए कि जो जिस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पता चला कि उसके 20-20 हिंदू लड़कियों के संबंध थे। उसने एक मारने के बाद भी एक लड़की को लाया और उसको वो जिस श्रद्धा को मारा था उसी की अंगूठी उसको पहना दिया, वो भी हिंदू थी। तो यह भी एक जिहादी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इतनी मुस्लिम लड़कियों को उसने जाल में फंसाया हुआ था। और जो इनके उपदेशक हैं, चाहे जाकिर नाइक हैं, चाहे और जितने हैं, उन्होंने तो यही अपने उपदेशों में कहते हैं कि आप काफिरों की बेटियों को आप वो करो, आप काफिरों को मारो, आप काफिरों को किसी भी तरीके से जाल में फंसाओ। बिल्कुल। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये तो जिहाद में ही आएगा ना। अभी थोड़े कि उसने राजू ये भी सारी, अरे ये जो वेदभूषण जी आप जो कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों ने अपनी पहचान सही बताई थी, ये सारी चीजें तो आफताब की तरफ से बताई गई, जो कि एक तरफा है। अब श्रद्धा तो है नहीं इस दुनिया में, और श्रद्धा क्यों उससे अलग होना चाहती थी, वजह तो होगी ना। और ये जो चीज़ कह रही कि हम डेटिंग ऐप से जुड़े के माध्यम से के जरिए जो है श्रद्धा से मिले थे और हमने अपनी सही पहचान बताई थी, ये तो आफताब का कथन है ना, ये तो आफताब के बयान है। असलियत क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। ये कोई नहीं जानता कि वो सच बोल करके जुड़ा था या झूठ बोल करके आया था, आफताब नाम बताया था या अपना नाम अमित बताया था, ये तो बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। इसी चीज़ की तो जांच हो रही है। और ये सवाल भी नहीं पूछा गया आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान कि तुमने ऐप पे जो चर्चा, तो ऐप के जरिए जो तुम्हारी मुलाकात हुई थी, तो क्या तुमने अपनी सही पहचान बताई थी। ये सवाल नार्को में नहीं पूछा गया, ये सवाल ही पूछा जाना चाहिए था। पूछा जाना चाहिए था ना कि आपने सही पहचान बना करके दोस्ती की थी। मुकेश जी 2020 में जो कंप्लेंट करी थी उसने उसका नाम पूरा लिखा था। बिल्कुल, तो 2020 से पहले दोस्ती हुई थी ना सर। बाद उसने अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया। नहीं, 2000 उसको पूरा पता था कि मुस्लिम लड़का है, नहीं तो वो उसके साथ रहना है, नहीं रहने के बाद पता चला। बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं, आप भी जानते होंगे, जो रहने के बाद आपको पता चला। बहुत सारे लोग बाद में बताते हैं, 6 महीने 3 महीने के बाद बता देते हैं असली पहचान, उसके बाद से माफी मांगते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, उसके बाद साथ में रहना शुरू करते हैं। लड़की भी कंप्रोमाइज करती है, नहीं चलो सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन जब चीजें हालात नहीं सुधरते तो फिर कंप्लेन होता है और फिर उसके बाद रिश्ते बद से बदतर होते हैं और फिर उसके बाद हत्याएं हो जाती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बात आफताब कह रहा है, आफताब मर्डरर है, आफताब एक्यूज्ड है, उसकी बात पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं कि आफताब सब सही ही कह रहा होगा। ये तो मुझे नहीं समझ में आता कि आफताब की बात पे आप लोग क्यों इतना यकीन कर रहे हैं। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए कराया गया है कि उसकी सच्चाई तक जाना जा सके। तो ये सवाल आपने पूछा ही नहीं ना, आपने नार्को में ये सवाल पूछा ही नहीं है। मेरा तो वही उसी का... ना आपको पता कि नार्को में क्या सवाल पूछे गए हैं, ना पॉलीग्राफ में टेस्ट का सवाल। ये कोई अदालतों में सील्ड कवर के अंदर होता है और केवल अदालत को या आयोग को बताया जाता है। ये पब्लिक डोमेन में लाने वाली चीज नहीं है कि वो तमाम जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेशन को पहले ही पुलिस जो है प्रेस में या मीडिया को रिवील पब्लिक डोमेन में लाने वाली चीज तो जेल के भीतर के सीसीटीवी फुटेज में नहीं होती है, लेकिन घूम रहा है ना सब तरफ। बिल्कुल तो घूम रहा है ना, तो उसी तरीके की चीजें होती हैं। आप तो मुकेश जी थोड़ा इंतजार भी करना नहीं तो आप इंतजार आप कीजिए, जनता कर ही रही, लेकिन फिर तो हमें जो पता है आप कह रहे हैं कि आप पता मत कीजिए। भाई जो चीजें पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली आती हैं उससे पहले भी आ जाती है ना। सीसीटीवी फुटेज, जेल के भीतर के सीसीटीवी फुटेज कैसे आ गए बाहर? रोज आ रहे हैं ना बाहर। बिल्कुल सत्येंद्र जैन के विजुअल रोज बाहर आ रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? ऑफिशियली तो नहीं आना चाहिए। केस में भी कोई सबूत आएंगे तो वो अब दिल्ली पुलिस भी बहुत सारी चीजें को पता लगेगी, और दिल्ली पुलिस से भी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज जो है जारी कर देती है ना। अब पुलिस से पूछे, बोलते हमने नहीं जारी किया। कौन करता है भाई? फुटेज तो आ रहे हैं ऑफिशियली, कोई भी सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस जारी नहीं करती, लेकिन मीडिया में चल रहे हैं सारे फुटेज। तो फिर कहाँ से आ रही है फुटेज? इसी तरीके के सोर्सेज और भी चीज़ों के लिए होते हैं। आप सेलेक्टिव कर लो कि भाई नहीं ये आपका सही है, ये आपका गलत है, तो ये तो सेलेक्टिव चीज़ है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अबिदी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे जुड़े हुए, मैं उनसे इसी बात पे टिप्पणी लेना चाहूँगा। अबिदी जी, क्या आपको लगता है कि जिस रैकेट की हम बात कर रहे हैं उस रैकेट में कोई सच्चाई है? आपको लगता है कि जो आफताब है, जो नार्को टेस्ट हुआ है, उस नार्को टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल से ये केस तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि केस के समाधान की तरफ? नहीं, आपने बात सवाल सबके सवालात में गौर से सुन रहा हूँ और इस केस के बारे में भी बहुत अवेयर जी। हम पहली बात मीडिया में आ करके
बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए कि हिंदू था कि मुसलमान था, और कहाँ का रहने वाला था, इंटेंशन क्या थी, गलती किसकी तरफ से थी, एक तरफा बयान है, दो तरफा बयान है, पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा। लेकिन हमारी कुछ तकलीफें हैं। हमारी तकलीफ सिर्फ ये है कि कोई क्राइम हुआ, जब क्राइम हुआ और इतना हीनस क्राइम हुआ तो उसका फैसला करने में देर क्यों लगती है। हमारी जुडिशरी जो है या जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम जो है अप्रोप्रिएट नहीं मानते, इसलिए कि जितनी डिले होगा उतनी तरह की बातें आगे फैलेगी समाज में और इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह कि केस और कमजोर होगा। दूसरी बात, चाहे वो मुसलमान किसी को मारे, चाहे हिंदू मारे, चाहे वो ईसाई मारे, हम ये जानते हैं कि एक लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है, जिसको मैं मानता हूँ, हो सकता है सब लोग मानते हों, अब ऐसा जो हीनस क्राइम है उसकी जो है जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए थी। और जो ऐसा करता है वो जिहाद नहीं करता है। आप माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ जिहाद की जो डिफिनेशन दूसरी है। जिहाद जो है वो फी सबीलिल्लाह कहलाता है, यानी यह कि कोई दुश्मन आप पर हमला करे और आप उसको पहले तो डिफेंड करिए और डिफेंड करने के बाद अपने आप को बचाइए। यहाँ जिहाद है। जिहाद ये नहीं है कि तलवार लेके किसी को कत्ल कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे और हमारा नाम मुसलमान। आबिदी साहब, आप स्कॉलर हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आप जैसे जानने वाले लोग जब दूसरे को अपने मुस्लिम समाज को बताते हैं तो ये असली अर्थ जो है वो आप छुपा लेते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप तक आता हूँ, मैं आपको आता हूँ, आपको एकदम बिल्कुल मुतमईन करूंगा अपनी बात से। हमारे यहाँ 1400 साल पहले इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। एक तो ये हीनस क्राइम हुआ, दूसरा क्राइम ये हुआ कि उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े किया गया। उसका गम, उसका एहतजाज, उसका प्रोटेस्ट हम लोग हर साल सारी दुनिया में मुहर्रम के तौर पर मनाते हैं। और जो आदमी जो हुसैन को मानने वाला है वो कभी भी उसके कातिल को, उनके कातिल को जिसने उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे, कभी अच्छा नहीं समझेंगे। अपने बच्चों को तरबियत दीजिए कि वो आदमी जो किसी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दे वो दरिंदा होता है, वो जानवरों से बदतर होता है। आबिदी साहब, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और अपने बच्चों को यही बताइए कि सारे लोग उससे नफरत करने वाले होते हैं, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। आबिदी साहब, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल आपसे, औरतें हैं, अगर माएं बच्चों को अपने ये समझाएं कि भाई तुम जो है ऐसे लोगों की तरफदारी मत करो, ऐसे लोगों को खाना मत खिलाओ, ऐसे लोगों से बातचीत मत करो कि जो किसी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाला हो। आबिदी साहब, इस बात को सब कोई हीनियस क्राइम बता रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम चर्चा वो नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस जो आज दिल्ली पुलिस ने जो किया है और दिल्ली पुलिस का जो अप्रोच है इस केस को सॉल्व करने के प्रति, मेरा सवाल उस पर है। दिल्ली पुलिस इसे एक केस मान करके सॉल्व करना चाहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को एक समस्या मान करके सॉल्व करना चाहिए, समस्या मान करके इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि आफताब जो है एक नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन दिल्ली पुलिस से एकमात्र मर्डर, जैसा कि वेदभूषण जी भी कह रहे हैं कि ये मर्डर का मामला है, ठीक है, मर्डर तो है ही, मर्डर के लिए सजा भी होगी। सजा केवल इसलिए नहीं होगी वो नेटवर्क का हिस्सा है, सजा तो इसलिए होगी क्योंकि उसने मर्डर किया है और उसको फांसी दिलवाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 2-4 सवाल और पूछ लिए जाते, क्या जो जाकिर नायक भारत में प्रतिबंधित है, जो जाकिर नायक भारत का दुश्मन है, उस जाकिर नायक से अगर आफताब के संबंध थे और इस संबंध में संबंध थे या नहीं थे, ये सवाल अगर दिल्ली पुलिस पूछ लेती तो दिल्ली पुलिस का क्या बिगड़ जाता? क्यों कोर्ट उसे कटघरे में खड़ा करती? बिल्कुल नहीं करती। अगर दिल्ली पुलिस ये पूछती कि क्या आफताब तुम्हारे संबंध पीएफआई से हैं जो कि प्रतिबंधित संगठन है, तो इसमें क्या किसका बिगड़ जाता? क्यों नहीं पूछ सकती? चक्रपाणी महाराज जो है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। है वो ये कि देखिए हमारे यहाँ क्या है, दिक्कत ये है कि दिल्ली पुलिस में एक तो जो है वो जो क्या नाम है उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारे जो सियासी लीडर हैं
उनको, उनके पीछे जितनी दिल्ली पुलिस लगी हुई है उनकी सिक्योरिटी में, अगर यही पुलिस जो है क्राइम्स के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई जाए तो हमारा जो है वो जल्दी से जल्दी कोई फैसला हो सके। असल में ये चक्कर ये है कि हमारे पास उतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है दिल्ली पुलिस के पास कि वो जल्दी से जल्दी किसी बात को हल कर सके। बहुत से उसके जो है कारण है, बहुत से जो है उसके पीछे देखिए वो बात अलग है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चर्चा यहाँ नहीं है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना, सारी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है दिल्ली पुलिस की, उसी स्ट्रेंथ में से कुछ लोगों को निकाल करके इन्वेस्टिगेशन तो किया जा रहा है ना। सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना, 2-4 सवाल अगर और उसमें जोड़ दिए जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। वेदभूषण जी, मैं वापस वेदभूषण जी के पास जी, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, मैं वापस, दिल्ली पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। मुझे लग रहा है उसमें कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिशा उनको बदलनी चाहिए। वेदभूषण जी, क्या आपको लगता है एक केस के रूप में इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना और या एक समस्या के रूप में क्या फर्क पड़ता है? कितने संसाधन और चाहिए? 2-4 सवाल और अगर हम जोड़ देंगे नार्को टेस्ट के दौरान तो उससे किसका क्या बिगड़ जाएगा? कौन से नियम, कौन से कानून जो है वो बदलने पड़ेंगे? कोई संविधान संशोधन तो नहीं करना पड़ेगा ना? देखिए मुकेश जी, जो हिंदुस्तान का कानून है, जो आज की डेट का कानून है, उसमें लव जिहाद का दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में 0 स्कोप है, क्योंकि अदालतों के प्रति जिम्मेदारी है। अदालत बिल्कुल पूछेगी कि ये आप रिलीजियस संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, किसी धार्मिक संस्था का या सामाजिक संस्था के रूप में आप काम कर रहे हैं, या एक इन्वेस्टिगेशन को सरंजाम तक पहुंचाने के लिए एक्यूज के खिलाफ। तो कन्वर्जन जो है, एक मिनट वेदभूषण, तो कन्वर्जन अगर कहीं पे होता है, लीगल या इलीगल अगर कहीं कन्वर्जन होता है, तो क्या वो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करी क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है? इसमें इस तरह का कोई मामला नहीं, इसमें की बात नहीं है। मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूं ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, धर्म से जुड़े मामले की चर्चा जांच नहीं कर, क्यों नहीं? कन्वर्जन का मामला, कन्वर्जन का कानून बना हुआ है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसके तहत अगर किसी पे मामला दर्ज होता है तो जांच कौन करेगा? बिल्कुल पुलिस ही जांच करेगी, परंतु इसमें कहीं भी कन्वर्जन का मामला नहीं आया है। कोई नहीं, ये नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस नहीं करेगी, कोर्ट पूछेगी। बिल्कुल नहीं करेगी, यदि इस मामले के अंदर नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस के पास इस तरह का डोमेन नहीं है और अदालतों के प्रति जिम्मेदार है। चलिए, मैं लव जिहाद वाले एंगल को हटा लेता हूं। पीएफआई से उसके कनेक्शन है या नहीं, इसमें कौन सा धर्म आता है? देखिए पीएफआई और जहां तक जाकिर नायक संबंध है, उसका जो सोशल अकाउंट दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, उसके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। यदि इस तरह का कोई एलिमेंट आएगा कि कहीं तो ऑलरेडी पीएफआई बैंड संस्था है, तो पुलिस को 1 मिनट नहीं लगेगी उसके खिलाफ एक्शन लेने में, जो भी सेक्शंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होती होंगी। पर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही संभव हो पाएगा। अगर ये सवाल मैं पूछ लूं, अगर एक 90 दिन तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार देश का कानून देता है। आज ही आप चाहें कि पुलिस सभी चीजों पर कंक्लूजन पहुंच के शाम तक चार्जशीट कर दे, परसों तक इसको सजा भी मुकर्रर हो जाए, ऐसा नहीं है। 90 दिनों का टाइम नहीं है, 90 दिन तो मैक्सिमम है। नहीं, 90 दिन मैक्सिमम है। आप चाहे तो 30 दिन में कर दीजिए चार्जशीट। नहीं मुकेश जी, नहीं मुकेश जी, मैं आपको डिफर करता हूँ। 90 दिन का टाइम मिनिमम है। एक चार्जशीट आपको फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी। चलिए ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, आप एक्सपीरियंस है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाता आफ्ताब से कि क्या तुम्हें श्रद्धा से दोस्ती करने के लिए चाहे वो ऐप के जरिए ही मस्जिद से पैसे मिले थे, तो इसमें नहीं, इस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह की कोई चीज नहीं आई है, ना किया जाना चाहिए। इस चीज में नहीं आई, लेकिन ऐसे मामले में होते हैं ना। नहीं, इस तरह का सवाल नहीं कर सकती पुलिस का। यदि इसी तरह से धार्मिक संस्था नहीं है, कोई रिलीजियस फंक्शन, इसमें धर्म कहां से आता है भाई साहब? नहीं, इसमें धर्म कहां से आता है? अगर मैं पूछूं, इस तरह का कोई सवाल ना किया जा सकता है, ना करना चाहिए। इसमें धर्म कैसे? आप मुझे समझाइए। नहीं, आप मुझे समझाइए, इसमें धर्म कहां से आता है? अगर मैं अपनी नॉलेज थी, लड़की मेजर थी, क्योंकि वो माइनर नहीं थी। मैं 18 साल से ऊपर की लड़की थी, उसको लिविंग रिलेशन रहने की मान्यता इस देश का सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, मैं इसमें कहां कह रहा हूं कि ये नहीं देता, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन आफ्ताब, लव जिहाद का एंगल नहीं होता। लड़का मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, वो रह सकते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने उनको आफ्ताब डेटिंग ऐप पे मुस्लिम लड़की से भी दोस्ती कर सकता था, लेकिन हिंदू लड़की को उसने चूज किया। क्या किसी इंटेंशन से किया या उस रैकेट के तहत उसे पैसे मिले थे? क्योंकि ऐसे मामले तो आए हुए हैं ना पब्लिक डोमेन में, पैसे देकर दिए जाते हैं ना। तो उससे रिलेटेड अगर सवाल पूछेगा, कौन पूछेगा?
ये अगर बात कोई जानना चाहता है तो ये कौन लाएगा? आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन, हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन, वो तो पुलिस ही करेगी ना। जब सोशल मीडिया पर पुलिस उसके अकाउंट को खंगाल रही है, उसके अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, पीएफ उसके मोबाइल में कांटेक्ट ही नहीं है पीएफआई का किसी एजेंट का। भाई साहब, तो आपके हिसाब से जब सोशल मीडिया नहीं थी तो दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी, पूछती नहीं थी? सोशल मीडिया पे जो आदमी वो 6 महीने हो गए, मर्डर के 6 महीने हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट से उड़ा दिया गया होगा। नहीं उड़ता, बिल्कुल वहीं रहता है। या हो सकता है अपडेट नहीं किया हो, नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या आप अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं? मैं तो नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, सोशल मीडिया पे जाने का। वो डाटा रिट्रीव किया जा सकता है, करते भी हैं लोग, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने हर एक चीज को, खास तौर पे वो जो उसको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, साजिश के तहत कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं करता। इसलिए अगर आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे डिपेंड रहेंगे तो आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं पता चलेगी। बहुत आगे जा चुकी है, तमाम डाटा डिलीट होने के बाद मोबाइल आप मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो हो जाता है, वो रिकवर होता है डेटा। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है वेदभूषण जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं किया हुआ इस चीज को, साजिशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये हम करेंगे तो आज ना कल जो है पता चल जाएगा लोगों को, हम एक साजिश के तहत हम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब क्या वो हुआ ही नहीं है? जो सोशल मीडिया पे है वही केवल सच है, जो नहीं है वो नहीं है। जो संविधान मुकेश जी कानून पर चलता है, एविडेंस पर चलता है, दिल में फीलिंग्स से, विचार से या मेरे नहीं तो वही एविडेंस जुटाने के तरीके की बात कर रहा हूं मैं भी पता, मुझे भी पता है सर, मुझे भी लॉ पता है, एविडेंस जुटाने के तरीके की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं आता कि आप उससे इस तरह के सवाल करें जिनका कि इस केस से नहीं तो कौन, अगर इस एंगल की जांच होनी चाहिए, अगर इस एंगल से लोग जानना चाहते हैं, आपको अगर शक है, अगर श्रद्धा के पिताजी को, उसके डैडी को, उनके पिता को ये शक है कि ये साजिश के तहत पैसे लेकर के मेरी बेटी को आप पे फंसाया था, तो क्या उसकी शिकायत की जांच कौन करेगा, कैसे करेगा? आप बताइए। उनके फादर ने ये कहा है कि इसकी नहीं, मान लीजिए कहता कोई दूसरे, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अब हम जानना चाहते हैं भाई, की बात नहीं की, नहीं हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। तो उनके फादर ने कहा सीबीआई से जांच करा जाए, पर उन्होंने धार्मिक आधार उसमें भी नहीं लिखा है। इसमें धार्मिक आधार कहाँ है? अगर पीएफआई से कनेक्शन की बात है, उनके फादर को भी डाउट नहीं है, ठीक है, उनके फादर के डाउट से देश नहीं चलता है, अगर उनके फादर को नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसमें होता है ना। केवल जहन के अंदर क्या है, आपके जहन में क्या है, मेरे जहन में क्या है, उससे कानून नहीं चलता ना। कानून उस चीज से चलेगा जिस चीज के सबूत हम अदालत में दे सकें। कल को अदालत को लगेगा कि भाई साहब कानून में सुधार होता है ना, कानून में सुधार होता है ना, किसके आधार पे होता है? हमारी और आपकी भावना के हिसाब से होता है, मामले के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि कानून बन गया तो बदलेगा नहीं, कानून बदलते हैं, संविधान बदलता है। वो अगर कानून हमें न्याय नहीं दिलवा पाती है तो कानून बदले जाते हैं। 400 से ज्यादा कानून मोदी सरकार ने बदल दिए, संविधान बहुत सारे नियम बदल दिए, आगे भी बदले जाएंगे, क्योंकि अगर उससे इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, अगर इसमें लगेगा हाँ तो कानून बदले जाएंगे और उस हिसाब से जांच शुरू हो जाएगी। बिल्कुल होगी। आज तक उस डेट में, आज जब हम बहस कर रहे हैं, इस तरह का कानून हिंदुस्तान के कानून के अंदर नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, तो कैसे पुलिस से आप जांच कराएंगे? बताइए मुझे कोई रास्ता, आप बताइए कि आप इस रास्ते को छोड़कर आप इस रास्ते पर जाइए। नहीं, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछने में कोई भी कानून आड़े नहीं आता है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोई भी कानून आड़े नहीं आता है, इतना कानून मैं भी जानता हूं। अगर 2-4 कोई कानून आड़े नहीं आता। अगर दिल्ली पुलिस अगर उसे पीएफआई के कनेक्शन के बारे में, जाकिर नाइक के बारे में पूछती है तो कोई भी कानून भारत का नहीं रोकता है दिल्ली पुलिस को। इतनी जानकारी दर्शक भी मैं इसका खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो सकता है। नहीं, कोई स्ट्रक्चर पास नहीं हो सकता है। पुलिस को अगर शक है कि आपका नहीं है तो ना, अगर होता शक तो नहीं पूछती सवाल। कानून रोकता क्या? बिल्कुल गलत। मैं वेदभूषण जी, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मुकदमे को खराब करने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा खराब ना हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुकदमे की बात नहीं है, केवल एक इंडिविजुअल केस की बात नहीं है।
आपको समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक केस की तरफ। स्वामी जी हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, कानून है, वो तमाम इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, पर कानून में इस तरह की चीजों का कंसीडरेशन का प्रावधान। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, बार बार हमारे कान में इशारा किया जा रहा है कि भाई वाइंड अप करने का समय हो गया। अभी चाहता तो ये 1 घंटे तक और बहस चल सकती थी वेदभूषण जी के साथ। वेदभूषण जी ने जो तार छेड़े हैं, लंबा इस पे चल सकते थे, लेकिन समय की कमी है, मजबूरियां हैं हमारे। जितने हमारे भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े, सभी से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूं यहीं पे। निशा जी आपका, वेदभूषण जी आपका, चक्रपाणी जी आपका, और आबिद साहब आपका, आबिदी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल लोगों के जहन में, जो सवाल देश के जहन में है, कि जो सवाल पूछे गए हैं उससे तो केवल उस केस का निदान होता है, उस केस का सॉल्यूशन होता है, उस केस में आफताब को सजा होती है। लेकिन जिस समस्या की बात हम कर रहे हैं, उस समस्या की बात जो है कोई नहीं करता, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछे गए हैं, अगर वो सवाल पूछ लिए जाते तो इस समस्या का जड़ से इलाज हो सकता था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।